दोस्तों, गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में 10 जून 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को लेकर हम लोग आज बातचीत आप सबसे करने वाले हैं। जी, जय साहब, एस के जहांगीर, सुनीता मीना, आप सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। आइए जरा बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों से ही जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग जो रिवीजन है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। बाकी सब एग्जाम भी कवर होंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें कि मैंने नाम नहीं लिया तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। नहीं, सब के सब एग्जाम जो हैं वो राजस्थान में होने वाले हैं, वो सब कवर होंगे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ। जी हाँ, दीपेंद्र जेठू साहब, साक्षी शर्मा जी, नमस्कार सभी मित्रों को। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस करंट अफेयर्स की क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो जहां कहीं भी अपने मित्र देख रहे हैं क्लास उन तक पहुंच जाए। जी, बसंती छिंपा, डिंपल मेहरिया, आप सभी मित्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। कद बढ़ा नहीं करते एडियां उठाने से। अगर हम लोग एडियां उठाकर ये कोशिश करें कि हमारा कद बढ़ जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कद बढ़ा नहीं करते एडियां उठाने से। ऊंचाइयां तो मिलती है सर झुकाने से। जो झुककर चलते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लिखा है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। काम करने के तरीके जो है उनको बदलने से ही हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। जो काम हमें बार बार करने पर भी सफल नहीं बना पा रहा है, उसकी एक ही पहचान है कि उस काम को करने का तरीका बदल दो। बस इरादों को बदलने की जरूरत नहीं है। इरादे आपके बहुत अच्छे थे और पहले से आप लोग अपने इरादे अच्छे लेकर ही काम कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं और रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे सवाल आप परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने हम बात करेंगे 10/6/2022 के करंट अफेयर्स के सवालों की और पहला सवाल ही आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जरा बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्या है सवाल, जरा पढ़िए भैया। क्रूड एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? आपको सवाल तो दिखाई दे रहा होगा, मेरी उम्मीद है। और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब जरा देखिए और बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। क्रूड एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? इनमें से जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, क्रूड एरोस्पेस जो है वो एक प्रकार की किसके निर्माण करने वाली कंपनी है? तो आप लोगों ने ड्रोन का नाम सुना होगा। तो क्रूड जो एरोस्पेस कंपनी है, क्रूड एरोस्पेस, यह कंपनी मेरे मित्रों किसको निर्माण करने वाली है? यह ड्रोन निर्माता कंपनी है। ड्रोन निर्माता कंपनी है। ड्रोन निर्माता कंपनी है। ये कंपनी कहां की है? तो चेन्नई की कंपनी है। ये कहां की है? चेन्नई की है। और चेन्नई आप लोग सब जानते हैं तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ की एक कंपनी है ड्रोन निर्माण करने वाली कंपनी। इसमें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर तथा इसमें व्यापारिक हिस्सेदारी निभाने का काम किसके द्वारा किया गया है? सौरव गांगुली, मिताली राज, अवनी लेखरा, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर यह है कि इस कंपनी में हिस्सेदारी के साथ साथ व्यापारिक हिस्सेदारी के साथ साथ इसमें ब्रांड एम्बेसडर का काम जो है वो कौन कर रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बन रहे हैं? तो यहां पर एम एस धोनी इसका सही आंसर होगा, यानी कैप्टन कूल एम एस धोनी जो है वो इसके क्या बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए। तो चेन्नई की ड्रोन निर्माता कंपनी है क्रूड एरोस्पेस, उसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। जी, आप सब जरा देखिएगा, सौरव गांगुली जो है, सौरव गांगुली क्या है भैया? बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई, इस बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और इसके जो सचिव हैं वो जय शाह है, ठीक है। क्या है? सचिव कौन है? इसके सचिव जो हैं वो जय शाह है। जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, वो इसके क्या है भैया? सचिव हैं। इसके बाद मिताली राज है, राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखती है। राजस्थान के कहां से?
जोधपुर से संबंध रखती है और अभी हाल ही में इन्होंने क्या कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। जोधपुर राजस्थान इनका क्या है, जन्म स्थान है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में जो है वो आपको पता होगा पेरिस फ्रांस में, पेरिस कहां पर भैया, फ्रांस में भारत को क्या दिलाया है, गोल्ड मेडल दिलाया है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता जो हुई, उस प्रतियोगिता में क्या जीता इन्होंने, गोल्ड जीता। और गोल्ड जीतने के साथ ही इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो आगामी होने वाला है उसके लिए अपनी दावेदारी जो है वो पुख्ता कर दी है, यानी उसका टिकट इन्होंने कटा लिया है। इस सवाल का सही आंसर आपका महेंद्र सिंह धोनी था। और सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं, पश्चिमी बंगाल से आते हैं। मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अवनी लेखरा जो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा इनको अभी हाल ही में पद्म श्री अवार्ड जो है, पद्म श्री अवार्ड से भी क्या किया गया है, नवाजा गया है। इसके अलावा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने में सफलता हासिल की। इनका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग जो खेल है इस खेल से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है मेरे मित्रों। तो ये सब बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 2 मेडल कौन से जीते, तो इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ग्रुड एरोस्पेस चेन्नई की एक कंपनी है जिसमें अपनी व्यापारिक हिस्सेदारी के साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। परीक्षा का सवाल यहां तक आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है, जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर जो दिवस है वो कब मनाया गया, यह है आपको बताना है। फटाफट बताइए इन तीनों चारों दिवस के बारे में आप लोग जल्दी से मुझे अवगत कर दीजिएगा कि ये बात है, इसके संदर्भ में इस दिन ये दिवस मनाया जाता है, इस दिन ये तीनों चारों दिवस फटाफट आप लोग जो है वो बता दीजिए मुझे, तो लगे कि हाँ वाकई में आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में जो दिवस आए हैं उनको बहुत ढंग से याद कर रखा है। चलिए पहला पॉइंट आपके सामने है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया है, विश्व पर्यावरण दिवस। ओनली वन अर्थ जो है वो इसकी क्या रही है, थीम रही है। चलिए यहां पर है 5 जून को हमने क्या मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून के दिवस हमने मनाया। इस बार की जो थीम है ओनली वन अर्थ रही है, ओनली वन अर्थ जो है ये इसकी क्या रही है, थीम रही है। ये 5 जून की बात क्लियर हो गई। अभी हाल ही में हम लोग 8 जून को यह दिवस क्या कर चुके हैं, मना चुके हैं। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। प्लस इसके साथ साथ आप बताइएगा विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महासागर, विश्व महासागर जो दिवस है वो किस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ये भी जरा बताइएगा। तो 8 जून को ट्यूमर दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसमें ट्यूमर जो है उसके खिलाफ लोग जो है वो जागरूक रहें, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2022 की जो थीम है वो टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर इसकी थीम है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी थीम क्या रही है इस बार की, 2022 जो है इसकी थीम क्या रही है, तो यहां है टुगेदर वी स्ट्रोंगर, टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर जो है वो इस बार की इसकी थीम रही है। टुगेदर वी आर स्ट्रोंग, वी आर स्ट्रोंग, वी आर स्ट्रोंग, ये इस बार की इसकी क्या रही है, थीम रही है, जो कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर जो है वो इस दिवस का आयोजन जो है वो जर्मनी से वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और मस्तिष्क जो होता है उससे संबंधित है, क्योंकि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उनमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो कैंसर युक्त होता है और एक गैर कैंसर युक्त होता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक जानलेवा बीमारी है मेरे दोस्तों, और पूरी दुनिया में पूरी तरह से इसके इलाज में सफलता जो है वो हासिल कर ली है। जैसे सर्जरी से भी इसका इलाज है, इसका कीमोथेरेपी से भी इलाज किया जा सकता है, इसके अलावा रेडियोथेरेपी से भी, एंटी
सीजर दवा से भी और स्टेरॉइड के माध्यम से भी इसका इलाज जो है वो संभव हो पाया है। तो आप लोग ये बात भी जरूर ध्यान रख सकते हैं मेरे दोस्तों। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 में पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा क्या किया गया था, मनाने का आयोजन किया गया था। तो वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में, यहां पर मैं लिख देता हूं 2000 में, वर्ष 2000 में पहली बार इसे क्या किया गया था, जर्मनी में क्या किया गया था, पहली बार मनाया गया था। जर्मन ब्रेन ट्यूमर जो एसोसिएशन संस्था है, जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन, इसके द्वारा पहली बार इस दिवस को क्या किया गया था, मनाया गया था। तो 8 जून को यह है दिवस, उसके बाद महासागर आपने बता ही दिया, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर जो है वो इस बार की इसकी क्या रही है, थीम रही है। इतनी बातें इसके संदर्भ में परीक्षा के लायक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जरा देखिएगा। हालांकि ये अगला सवाल मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं, उसके बावजूद भी मैंने दोबारा इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से रखने की कोशिश की है, ताकि अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल आए तो भी आप करने में सफल रहें। सर, हाँ जी, चलिए जरा देखिएगा। मनसुख मांडविया ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। अरे भाई सुनिए जरा कि मनसुख मांडविया हमारे केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बात एकदम सही है। इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, तो चौथा जारी किया है, ये बात सुन ली। इसके बाद इसमें राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया है। राजस्थान को इसमें कौन सा अंक मिला है, 10वां। वह तमिलनाडु जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इनमें से कौन सी बात सत्य है, यहां पूछा गया है आपसे सत्य कथन इनमें से कौन सा है, ये जरा बताइएगा। तो यहां पर आपको पता होगा कल की क्लास में मैंने ये दोनों बात आपको बता दी थी, ये दोनों कथन ही आपके सही हैं, यानी केंद्रीय चिकित्सा एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो किसके पास है, तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा अब कि ये मंत्रालय जो है वो मनसुख मांडविया के पास है। और चौथा, देश भर में राज्यों की खाद्य सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की स्थिति है उसको लेकर ये जारी किया गया है। इसमें राजस्थान ने 10वां स्थान जो है वो हासिल किया है और तमिलनाडु ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। हालांकि ये बड़े राज्यों के मामले में, तो इसका सही जवाब जो है वो कथन 1 व बी दोनों आपके क्या हैं, सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं। इस तरीके के सवाल ही आजकल पेपर जो है उनमें इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको 2-2 3-3 कथन देकर, और धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न जो वो लगातार बदल रहा है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 जो है इसके 28वें संस्करण में भाग लेने का फैसला भारत ने किया है। रिम ऑफ द पैसिफिक जो है, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 के 28वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास है ये रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। इसमें भारत ने भाग लेने का फैसला कर लिया है। और अब आपको बताना है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और चीन में। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा यूएसए में, यानी अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। नाम क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022, पैसिफिक 2022 जो 2022 है, इस नाम से रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 नाम से ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और कहां आयोजित होगा, तो यूएसए में आयोजित होगा। यूएसए में आपको पता होगा मेरे दोस्तों, कनाडा और यूएसए जो है, कनाडा और क्या है, यूएसए, इन दोनों की सीमा पर एक महान झील क्षेत्र पड़ता है। क्या है, महान झील क्षेत्र
जिसमें एक प्रसिद्ध झील जो है वो आपको याद रखनी है, सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये सब झीलें जो है वो इस महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सुपीरियर, ठीक है, इसके अलावा आपका है मिशिगन, मिशिगन, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो, ईरी और क्या है, ओंटेरियो, ओंटेरियो, ये जो झीलें हैं इन झीलों को जरूर याद रखना है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, इन सब झीलों को, ठीक है, ध्यान में रखोगे तो ये सवाल अभी पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यहां पर आपसे। तो पैसिफिक 2022 जो है इसके 28वें संस्करण का आयोजन यूएसए में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बारे में भी आप जानते हैं। जापान जो वो एक द्वीपीय देश है और अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन जो है, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? शिखर सम्मेलन जो है वो 2022, ये जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहां पर क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, जिसमें किस किसने भाग लिया था? तो भारत ने, और भारत के साथ साथ इसमें जापान तो शामिल था ही, इसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें अमेरिका यानी यूएसए भी इसमें शामिल था और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें क्या था? शामिल था। इन देशों ने मिलकर भाग लिया और इन्होंने ये कहा कि हम एक क्वाड फेलोशिप जो है क्या करेंगे? क्वाड फेलोशिप जो है वो शुरू करेंगे, फेलोशिप शुरू करेंगे और उस फेलोशिप के माध्यम से हम 100 बच्चों को प्रतिवर्ष जो है वो क्या करते हैं? इस प्रकार की जो फेलोशिप है वो प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बात है। और चीन के साथ लगातार हमारे सीमा विवाद चलते रहते हैं और अभी चीन जो है वो भी क्वाड के विपक्ष में अपना एक विशेष प्रकार का दल गठन करने पर विचार कर रही है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका यूएसए है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने अपनी रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है ये जरा बताइए, ठीक है। यहां पर आपके सामने है आरबीआई ने अपनी रेपो रेट अभी हाल ही में, जो आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की अभी हाल ही में बैठक हुई, मौद्रिक नीति समिति, इसकी अभी हाल ही में क्या की गई? बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के बाद आरबीआई जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर जो है, ये आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है साहब, शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन कौन रहे हैं? तो 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए। उर्जित पटेल साहब का नाम भी याद रहना चाहिए। उर्जित पटेल और उनके ही जो गुरु थे उनका नाम था रघुराम राजन साहब, ये भी जो है वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो शक्तिकांत दास के नेतृत्व में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई और ये जो रेपो रेट है वो बढ़ाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि लगातार जो देश में है वो महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, यानी दिन प्रतिदिन हर चीज जो है वो बढ़ती जा रही है। इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। आरबीआई इसको कंट्रोल करने का काम करती है। विभिन्न प्रकार की जो दर है उन दर में सरकार के नेतृत्व में ही ये मौद्रिक नीति समिति इस प्रकार के फैसले लेती है और आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने का काम, यहां पर मैं लिख देता हूं, महंगाई जो है इस महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किसका है भैया? आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर ये है और 1 अप्रैल 1935 का स्थापना दिवस आपको मालूम होगा। अब ये रेपो रेट क्या होती है जरा ये सुनिएगा, देखिएगा। ये एक आरबीआई बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों का पिता है। इस बैंक के नीचे बहुत सारे बैंक है, छोटे मोटे बड़े सब बैंक हैं इसके नीचे। जब ये बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो आरबीआई जिस रेट पर पैसा उधार देता है वो आपकी रेपो रेट है और इन बैंकों से आरबीआई भी कई बार पैसा ले लेता है। तो ये बैंक अपना पैसा जिस रेट पर आरबीआई में जमा कराते हैं वो आपका रिवर्स रेपो रेट है। ये 2 रेट जो है वो बहुत आपको याद रहनी चाहिए, एक रेपो रेट है और एक रिवर्स रेपो रेट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है वो बढ़ाने का काम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसलिए किया गया है कि जब आरबीआई इन बैंकों को पैसा देता है, ये बैंक जो है वो बाद में किसको पैसा देते हैं भैया? जनता को देते हैं
और जनता लगातार पैसे उधार ले लेकर जो है वो बाजार में घूम रही है कि भाई हम ये चीज खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, पैसा लाती है बैंक से और उसके बाद जो है वो सरकार बाद में बाजार में चीजें खरीद रही। अब सरकार ने कहा कि जो पैसा हम इनको देंगे उस पर रेट ज्यादा होगी, तो ये भी अगर जनता को देंगे उस पर रेट ज्यादा होगी। यानी अब अगर आप बैंकों से पैसा उधार लेने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आपको अब जो पैसा उधार मिलने वाला है वो महंगा मिलेगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों रेट आपकी थी वो 4 पॉइंट के आसपास थी, लेकिन अभी हाल ही में इस रेट को बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है, तो 4.90 किया है या 5.90 किया है या 3.90 किया है या 6.90। आप सभी के जवाब मेरे सामने आ रहे हैं। हाँ, ये एक भाई साहब जो है इसको क्या दिक्कत हो गई पता नहीं। सुभाष जी सर पढ़ाएंगे ना, पढ़ा रहे हैं, वो क्लास जो ले रहे हैं वो तो ले ले भाई, ठीक है ना, बाकी बाद में देख लेना है। उनसे कह देंगे भाई आ जाना, तू आजा, तेरे को पढ़ा देंगे, ठीक है, आजा तो आजा। चलिए, हाँ यहां पर है तो इसका 4.90 पिछली बार जब मौद्रिक समिति की थोड़े दिन पहले बैठक हुई थी उस समय 4.90 के आसपास जो है वो रेपो रेट किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको बढ़ाकर जो है वो 5.90% जो है वो सरकार ने अपनी रेपो रेट कर दी है। तो 5.90 जो है वो आरबीआई ने अपनी मौद्रिक समिति में यह फैसला लिया है कि रेपो रेट को बढ़ाकर हम कितना कर देते हैं, 5.90 कर देते हैं। इससे पिछली बार जो है वो क्या थी, 4.90 थी। तो चलिए अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी सारी। आरबीआई जो है उसकी मौद्रिक समिति में, और आरबीआई के गवर्नर कौन है, पहले कौन है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसका है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके स्क्रीन पर। यहां है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है, ये जरा बताइए। अभी 2-3 दिन पहले का ही डाटा जो है वो आपके सामने है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। तो देश में हमेशा से ही आपको पता होगा कि लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश जो वो चीनी के उत्पादन में, ठीक है, हाँ जी, चीनी के उत्पादन में जो है वो देश का सर्वोच्च स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बार जो है वो पहले स्थान पर कौन बन गया है, महाराष्ट्र चला गया है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है, आप लोग सब जानते हैं। और यहां पर जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार है। किसकी है, उद्धव ठाकरे जो है इनकी क्या है भैया, सरकार है, ठीक है। यहां राजस्थान का नहीं है, उत्तर प्रदेश जो है इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन है, तो कर्नाटक है। और उसके बाद अगर चौथे स्थान की बातचीत की जाए तो चौथे स्थान पर कौन है, तो गुजरात है। तो ये सब बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में जो है वो ये डाटा सामने आया कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे पर कौन है, कर्नाटक है, और चौथे पर कौन है, गुजरात है। ये स्थान जो है वो आपके सामने है। हाँ जी दोबारा सुन लीजिएगा, चीनी के उत्पादन के मामले की अगर बातचीत की जाए तो अभी हाल ही के डाटा के अनुसार महाराष्ट्र देश में सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य बन चुका है। और इसके साथ साथ अगर बातचीत की जाए कि द्वितीय स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो कर्नाटक, और चौथे स्थान पर कौन है, गुजरात है। ये राज्यों का जो है वो डाटा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया, यानी एथलेटिक्स जो फेडरेशन है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका नया उपाध्यक्ष अभी हाल ही में इनमें से किसे बनाया गया है। गोपाल सैनी को, देवेंद्र झाझड़िया को, कृष्णा पुनिया को और मिताली राज को। तो मिताली राज तो आप लोगों को अभी अभी बता चुका हूं मैं कहां से संबंधित है भैया, जोधपुर से संबंधित है, जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। और इन्होंने क्या कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। पहली बात, कृष्णा पुनिया जो है वो राजस्थान में आप लोगों को पता होगा सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र, यहां से क्या है, विधायक हैं। जिला कौन सा है, चूरू है, विधायक सादुलपुर जिला चूरू जो है वो यहां से विधायक है। प्लस इसके साथ साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, मुझे यह लगता है कि इस बार के पेपर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है
इसकी अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कृष्णा पूनिया यहां से है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद है देवेंद्र झाझड़िया, ये भी आप लोगों को पता होगा। भाला फेंक जो है इनसे संबंधित खेल है, भाला फेंक, भाला फेंक जो है इससे संबंधित है। और अभी हाल ही में टोक्यो जो ओलंपिक हुआ, उस टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। और ये भी राजस्थान के सादुलपुर जो है, सादुलपुर क्षेत्र में इनका गांव है। सादुलपुर जो है इसी में झाझड़ियों की ढाणी जो है, सादुलपुर जो है यही इनका गांव है। और ये भी चूरू जिले से क्या है, संबंध रखते हैं देवेंद्र झाझड़िया। और अभी हाल ही में आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण जो पुरस्कार है, कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार जो है, वो पद्म भूषण पुरस्कार इनको क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। और अभी आपके सवाल का सही जवाब है गोपाल सैनी, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष गोपाल सैनी को क्या किया गया है, बनाया गया है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को गोपाल सैनी का नाम याद रह जाएगा, जिनको क्या किया गया अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका क्या किया गया, उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। और मिताली राज जो है, इनकी अगर बातचीत की जाए तो 8 जून को इन्होंने अपने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और 23 साल का इनका क्रिकेट का जो है वो कैरियर रहा है। तीनों फॉर्मेट जो है वो 2020 है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मिताली राज के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर जो है वो भी कौन है, मिताली राज है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, 10,000 के आसपास रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है, तो वो भी कौन है, मिताली राज है। मेरे हिसाब से ये भी आपको याद रह जाएगा। इसके बाद 200 वनडे खेलने वाली, कौन, कितने वनडे, 200 वनडे मैच खेलने वाली इकलौती क्रिकेटर जो है वो कौन है, मिताली राज है। ये 2 रिकॉर्ड भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षक ऐसा सवाल जो है वो आपसे बना सकता है। चलिए, तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम जो है उसकी कप्तान भी रह चुकी है मिताली राज। और महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन जो है वो 10,868 इन्हीं के हैं। और 200 मैच जो एक दिवसीय मैच है वो खेलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, चलिए जरा इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। नेक्स्ट है आपके सामने 8 नंबर सवाल। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है इसके द्वारा शक्ति दिवस कब मनाया जाएगा, ये जरा आप लोग, कब मनाया जाएगा शक्ति दिवस। एनीमिया जो है वो लोहे जो है उनकी लोहे तत्व की कमी से होने वाला, यानी रक्त में लोहे तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया एक रोग है, जो कि अभी हाल ही में इसके खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है, इस विभाग के मंत्री कौन है, तो आप लोग सब जानते हैं प्रसादी लाल जी मीणा। प्रसादी लाल जी मीणा, प्रसादी लाल मीणा जो है वो क्या है, यहां से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, परिवार कल्याण मंत्रालय, ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसी के अधीन एक विभाग आता है जिसका नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसके द्वारा शक्ति दिवस जो है वो मनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। यह शक्ति दिवस किस दिन मनाया जाएगा ये देखना है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, और प्रत्येक इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, यह प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यह शक्ति दिवस जो है वो क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। इसमें एनीमिया जो है वो लोहे तत्व की, एनीमिया जो है वो लोहे तत्व की कमी से होने वाला एक रोग है, जो महिला और बच्चों को होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और उसको इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए कि राजस्थान जो वो इस एनीमिया से मुक्त हो सके। इसके लिए शक्ति दिवस मनाया जाएगा और प्रत्येक माह जो है उसके प्रथम मंगलवार को यह दिवस मनाया जाएगा, जो कि राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। राजस्व आबाद ग्रामों में सामूहिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यानी गांव जो होते हैं हमारे राजस्व गांव हैं, इन गांवों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, यानी पुलिस और समाज दोनों मिलकर जो है वो गांवों की सुरक्षा मजबूत करें। इसके लिए ग्राम रक्षक योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। ग्राम रक्षक योजना क्या है, यानी पुलिस और ग्रामीण जो है इनकी
सहभागिता के साथ क्या किया जाए, ग्राम रक्षक योजना शुरू की जाए। गांवों का जो है वो यहां पर राजस्व आबाद गांव जो है उनका सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के साथ मजबूती से सुरक्षा व्यवस्था करना, इसके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है ग्राम रक्षक योजना। ये ग्राम रक्षक योजना शुरू करने वाला इनमें से राज्य कौन सा है? हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है या गुजरात है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में आपको पता है अभी हाल ही में जो है वो राज्यसभा के जो चुनाव है, राज्यसभा, इस राज्यसभा के कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, राज्यसभा की कितनी सीट हैं जिन पर चुनाव होने हैं? पहली बात तो ये कितनी सीट ऐसी है, सीट है जिन पर क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, पहली तो बात ये बताइए मुझे। उसके बाद चुनाव हो जाते हैं, यानी आज वोटिंग होनी है, ठीक है, 10 जून की तारीख है ना आज, तो 10 जून जो है इस दिन, आज के दिन इसकी वोटिंग होनी है। 2-3 दिन में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हमें उनके नाम तक याद करने पड़ेंगे कि राजस्थान से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आए हैं और कौन कौन से राजस्थान से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सीट खाली हुई है। और राजस्थान से राज्यसभा में टोटल आपको पता होगा 10 व्यक्ति जो हैं वो हमारे यहाँ चुन कर जाते हैं, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। इसके अलावा पंजाब जो है यहाँ पर भगवंत मान जो है, भगवंत मान, अभी हाल ही में आपको पता होगा जो सिद्धू वाला है उनकी मृत्यु की वजह से भगवंत मान की सरकार के खिलाफ ये पंजाब राज्य जो खूब चर्चा में है। और गुजरात जो है वो भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या हैं, सरकार के मुखिया हैं। और हरियाणा में आप लोगों को पता है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल जो है, मनोहर लाल खट्टर, ये मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये सरकार के क्या हैं, मुखिया हैं। और राजस्थान में आपको मालूम ही है अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है, अशोक गहलोत। और राजस्थान में अंतिम उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, डिप्टी सीएम राजस्थान के कौन रहे अंतिम? तो सचिन पायलट साहब रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सचिन पायलट जो है वो अंतिम डिप्टी सीएम रहे हैं। और इनसे पहले कौन रही है? तो कमला बेनीवाल जो है, कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की सचिन पायलट से पहले जो है वो डिप्टी सीएम। आपसे परीक्षक सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान में अंतिम बार जो है वो सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था, इससे पहले ये बताइएगा राजस्थान में डिप्टी सीएम कौन रहा है? तो कमला बेनीवाल राजस्थान की डिप्टी सीएम जो है वो रही है। और पंजाब में पहली बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ भारी बहुमत के साथ है, पहली बार बनी है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थी वो चर्चा कर ली गई है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा ये बताइएगा। कल चुनाव आयोग द्वारा क्या कर दी गई है, राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, ये कौन है भैया? मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार हैं, ठीक है, राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, ये कौन से हैं? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो आर्टिकल आपका 324 है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बातें तो हो गई। अब मुख्य जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग जो है, इसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ये मालूम हो गया होगा। अब ये सारी प्रक्रिया आप ध्यान रखना ताकि आगामी परीक्षाओं में आपके सामने सवाल आए तो आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए ये अधिसूचना तो कल जारी कर दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किस तारीख को होगा? तो ध्यान रखना 18 जुलाई को देश में क्या होगा, यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जरूर ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को। राजस्थान के अलावा देश भर के जो विधायक हैं, यानी चुने हुए जो विधायक हैं, वो क्या करने वाले हैं, इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। प्लस हमारे एमपी जो है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, वोटिंग करेंगे। तो अब देखना है कि क्या अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का मामला चल रहा था, तो इस बार मुझे लगता है कि जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न नहीं हो पाए, तो वहां से किस प्रकार की स्थिति थी वो अभी साफ हो जाएगी। तो 18 जुलाई जो है, इस 18 जुलाई को राष्ट्रपति जी का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद साहब जो है वो हमारे क्या है, राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जरूर ध्यान रखेंगे, एक एक प्रक्रिया जो इस समय होगी वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कुछ
महत्वपूर्ण रिवीजन जो आपके सामने करना है हमें करंट अफेयर्स का, ठीक है, यहां पर है रिवीजन करंट अफेयर्स का जो है वो करना है हमें, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। रिवाइज नहीं करोगे तो आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो वो आपके ज्यादा काम आने वाला है नहीं। पहला पॉइंट आपके सामने है ग्रैमी अवार्ड्स 2022 जो है उनके 64वें संस्करण जो हुआ ग्रैमी अवार्ड का, उसमें ग्रैमी अवार्ड 2022 के 64वें संस्करण में किस किस को सम्मानित किया गया। तो भारत के जो रहे हैं उनका ही नाम याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। रिकी केज जो है इनको भी सम्मानित किया गया और फाल्गुनी साहा जो है इनको सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2022 में किन दो भारतीय व्यक्तियों को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रिकी केज और दूसरे का नाम फाल्गुनी साहा है। इन दोनों को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगला है 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? 31वां सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो रामदरस मिश्र जो है, रामदरस मिश्र जो है इनको यह अवार्ड दिया गया। रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखना इनकी जो रचना है, रचना क्या है? मैं तो यहां हूं। इनकी कौन सी रचना है जिनके लिए इनको यह सम्मान दिया गया है? तो यह ध्यान रखना, मैं तो यहां हूं, इस रचना के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यह जरूर ध्यान रखना, प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों को दोनों बात एक बार मैं फिर बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 रिकी केज और फाल्गुनी साहा को प्रदान किया गया। वहीं 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया, जिनकी रचना मैं तो यहां हूं के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा क्या है। अभी हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया? तो आप सब लोग जानते होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को। और लता मंगेशकर जो है इनका निधन हो चुका है पिछले ही वर्ष में, आपको पता होगा। इसके बाद है आईपीएल 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो है वो इसका 15वां संस्करण था और विजेता जो है वो गुजरात टाइटंस की टीम रही है। कौन सी टीम? विजेता जो है वो गुजरात टाइटंस की टीम रही है। और इसके जो कप्तान थे वो कौन थे भैया? यहां पर ये जरूर ध्यान रखना, हाथ जो पांड्या है, ठीक है, पांड्या, ये क्या रहे हैं? हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या ये इस गुजरात की टीम के क्या रहे हैं? हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम के कप्तान रहे हैं। उप विजेता इसमें राजस्थान रॉयल्स रही है। इसमें विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है और उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रदान की गई है। फाइनल मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जो कि देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आईपीएल 2022 15वां संस्करण, विजेता गुजरात की टीम, उप विजेता राजस्थान की टीम। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर याद करनी है। इसके बाद कल भी कुछ पॉइंट आपको मैंने बताए थे, उनको एक बार मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं। जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी उन नियुक्तियों के संदर्भ में आपको कल भी बताया था। यहां पर जो हमारे मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा भारतीय सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग जो है, नीति आयोग, यहां पर क्या है? नीति आयोग, इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो अजय कुमार सूद को बनाया गया है। और G20 जो है, इस G20 का समन्वय, G20 पहले विदेश सचिव रहे हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, उस G20 के शिखर सम्मेलन को क्या किया गया? उसके समन्वय के तौर पर हर्षवर्धन श्रृंगला को यहां पर अपॉइंट किया गया। तो ध्यान रखना, पूर्व विदेश सचिव हैं कौन? पूर्व विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव जो है वो कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला।
विदेश सचिव जो है वो कौन रहे हैं, तो हर्षवर्धन श्रृंगला रहे हैं। इनको G20 का जो सम्मेलन होने वाला है उसके लिए इनको समन्वयक बनाया गया है। ठीक है, हाँ जी। अगला जरा देखिएगा, संजीव बजाज जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ, आपको पता होगा कल ही ये बात आपको बता चुका हूं मैं। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, यहां पर भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग परिसंघ जो है उसके क्या है, परिसंघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो संजीव बजाज साहब को। राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये राजीव कुमार साहब हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों है विनय कुमार सक्सेना और माणिक साहा। माणिक साहा जो है वो त्रिपुरा के सीएम बने हैं, अभी त्रिपुरा के नए सीएम बने विप्लव कुमार के स्थान पर। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो है वो उप राज्यपाल बनाया गया है। कहां का उप राज्यपाल बनाए गए हैं, दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका। शांति सेठ कौन है, तो शांति सेठ का नाम कल नहीं बताया था आपको। कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाई गई है। शांति सेठ जो है वो भारतीय मूल की है, क्या है, भारतीय मूल की है, भारतीय मूल से भरा हुआ है। अमेरिका, कनाडा, ये जो देश हैं वो भारतीय मूल के, अधिकांश लोग वहां हैं और वहां के शासन और प्रशासन में भी हैं। तो शांति सेठ जो है इनको कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है। कमला हैरिस क्या है, यहाँ की अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय मूल की है ये भी। चलिए इसके बाद अगला जरा देखिएगा क्या है, नेक्स्ट है केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी जो ब्राउन जैक्सन है इनका क्या संबंध है, केतनजी ब्राउन जैक्सन प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है अमेरिका की। केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है वो प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश बनाई गई है, कहां पर, तो अमेरिका में। अमेरिका में प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश किसको बनाया गया है, ठीक है, हाँ जी, केतनजी ब्राउन जैक्सन को। ठीक है, अजू योगी सही कह रहे हैं। तो पीडीएफ जो है वो आपको रियल न्यूज जो है उस पर मिल जाएगी, और उस पर अगर नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आप लोग इस पर 8947832370 इस पर आप लोग पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। 8947832370 तो पीडीएफ का लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर चलिए इसके बाद अगली बातचीत हम लोग करते हैं, जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। जो इंपॉर्टेंट बात है वो वाली यह है कि केतनजी ब्राउन जैक्सन प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश जो है वो अमेरिका में बनाई गई है। और 12वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में, कहां पर है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल एमपी में इसका आयोजन किया गया था। जिसमें किसने किसको हराया, तो विजेता टीम जो है वो तो ओडिशा की रही। किसकी, ओडिशा की क्या रही इसमें, हाँ जी, तो बता दिए सूरज प्रतिका साहब जी, आपको क्या है, पाठक है क्या, सूरज पाठक। पीडीएफ के लिए मैंने जो बताया उस नंबर पर आप भेज दीजिएगा मैसेज, आपको मिल जाएगा। यहां पर विजेता उड़ीसा है, उप विजेता कौन सी टीम रही है, तो कर्नाटक है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह फाइनल मुकाबला ओडिशा और किसके बीच में खेला गया था, ओडिशा और कर्नाटक के बीच में जो है, कर्नाटक के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें से ये टीम जो उप विजेता रही और ये विजेता और ये उप विजेता टीम रही। तो 12वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया, विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा। इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने है, इटालियन ओपन से संबंधित है, जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है। इटालियन ओपन जो है, चलिए इसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहां पर है इटालियन ओपन जो है, यहां पर इटालियन ओपन का संबंध किस से है, तो टेनिस से है। तो टेनिस खेल का नाम टेनिस है। आयोजन स्थल कहां है, तो रोम इटली में इसका आयोजन किया गया था। इटालियन ओपन पर सवाल भी पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। विजेता नोवाक जोकोविच, इसमें सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, वो इसमें विजेता रहे हैं। और उप विजेता जो हैं स्टेफानोस सिटसिपास जो हैं वो इसमें उप विजेता रहे। इसमें मुख्य इंपोर्टेंट आपके लिए सिर्फ विजेता खिलाड़ी है, यही ध्यान रखिएगा। इटालियन ओपन के विजेता खिलाड़ी कौन रहे हैं,
तो नोवाक जोकोविच जो है वो इसमें विजेता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप से संबंधित है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है इसका खिताब किसने जीता, इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, ये जरूर ध्यान रख लो बस। पीवी सिंधु कहां से संबंधित है तो आपको पता होगा, हैदराबाद जो है, हैदराबाद, यहां से पीवी सिंधु का संबंध है। और हैदराबाद कहां पर है तो तेलंगाना में है, तेलंगाना। और तेलंगाना दिवस अभी हाल में आपने मनाया होगा 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है वो किससे अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर यहां पर आया था। कौन, तेलंगाना। तो तेलंगाना दिवस 2 जून को अभी मनाया है। और यहां पर आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या बनी है, अमरावती बनी है, अमरावती। और भाषाई आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था तो यह आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश ही पहला वो राज्य था जो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, उसमें पहला राज्य जो है वो यही था। चलिए इसके बाद अगला जरा देखिए क्या है और बातें आपके सामने। तो मित्रों अब रिवाइज करवाता हूं मैं आपको कल वाले कुछ सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। यहां कल मैंने आपको बताया था पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स जो है, एयर राइफल्स SH1 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो आप लोग सब जानते हैं कि स्वर्ण पदक इसमें अवनी लेखरा जो है उसके द्वारा क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। अवनी लेखरा ने इस पुरस्कार को क्या किया था, अभी हाल ही में प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अवनी लेखरा। पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 में स्वर्ण पदक किसने जीता तो राजस्थान की अवनी लेखरा ने जीता। इसके बाद अगला सवाल है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको कि भैया मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से रहने वाली है और 10,868 रन बनाकर जो वो सर्वाधिक रन बनाने वाले और 200 वनडे मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। कौन, मिताली राज। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिलकर इस लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत जो है वो शतरंज के जो मूल देश है उसका नाम भारत है, वहां से हर ओलंपियाड से पहले इसकी मशाल जो वो भारत से जलेगी और मेजबान देश तक पहुंचेगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिए, ये सब जो रिवाइज करा रहा हूं ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं मेरे मित्रों। थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया था विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया तो 8 जून को मनाया गया और इस वर्ष की इसकी थीम जो है वो पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही जो है वो रही है। तो ब्रेन ट्यूमर जो दिवस है उसी दिन विश्व महासागर दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया। 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 जो है इसका आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने की। अगला सवाल आपके सामने है, बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 जून तक कजाकिस्तान में अलमाटी में किया गया था। इसमें भारत ने जो है वो टोटल कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर अपना स्थान बनाया तो भारत ने टोटल 12 पदक इसमें जीते, जिसमें से भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते, 1 रजत पदक और 6 भारत ने क्या जीते, कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीते। तो इसका सही आंसर जो है वो 12 होगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से किसने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिन्स की कंक्रीट की जो रोड है वो निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और कल तो नितिन गडकरी साहब ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका जो देश है उससे भी हम रोड निर्माण के मामले में आगे निकलने वाले हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला सवाल जरा देखिएगा, हाल ही में जो है वो जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, उस सूचकांक में भारत का स्थान बहुत ही शानदार है, पूरे में से पूरे नंबर है, यानी 180 देशों को लेकर जो लिस्ट जारी की गई उसमें भारत का अंतिम स्थान इसमें रहा है। और जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का कौन सा स्थान है तो उसमें भारत का 180 देशों में से 150 स्थान है। ठीक है, 150वां स्थान भारत का है 180 देशों में।
इसके बाद नेक्स्ट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आज ही बताया आपको, भारत का फूड सेफ्टी में राजस्थान का 10वां स्थान है। और पहला किसका है? तो पहला तमिलनाडु का स्थान रहा है और मनसुख मांडविया ने इनको क्या किया है? जारी किया है। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि भारत का स्काउट गाइड का नेशनल कमिश्नर अभी हाल ही में निर्मल पंवार को बनाया गया है। वहीं इंटरनेशनल जो कमिश्नर है वो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को बनाया गया है। चलिए, इसके बाद यहां पर है निरंजन कुमार आर्य जी हैं, वो इंटरनेशनल कमिश्नर है और नेशनल कमिश्नर जो है वो पंवार साहब हैं। इसके बाद 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है और विश्व में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है वो निखत जहरीन है, जो कि तेलंगाना से ही क्या करती है? संबंध रखती है। इसके बाद है थॉमस कप की विजेता टीम कौन रही है? तो पुरुष में भारतीय पुरुष टीम जो है वो थॉमस कप की विजेता रही 2022 की, और आयोजन इसका थाईलैंड में किया गया और 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता ये पदक। उबेर कप 2022 जो बैडमिंटन से संबंधित है, वो विजेता जो है उसमें दक्षिणी कोरिया रही और उप विजेता टीम कहां की रही? चीन की रही। और इसका भी आयोजन जो है वो थाईलैंड में किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं का आयोजन थाईलैंड में किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो गीतांजलि श्री ने जीता। डेजी रोकवेल जो है इन्होंने इसका अनुवाद किया और रेत समाधि हिंदी है और इसी का अंग्रेजी वर्जन टॉम ऑफ सैंड जो है इसके नाम से आया है। इसके बाद है विश्व जो है उसमें खाद्य सुरक्षा पुरस्कार जो है वो डॉक्टर सिंधिया रोसेन जबेग जो है इनको क्या किया गया? प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया रोसेन जबेग अमेरिका के रहने वाले हैं, उनको प्रदान किया गया। तो मेरे मित्रों, मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए बेहतर साबित होगा और उम्मीद है आप अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएंगे। और आपकी बेहद मांग पर इससे क्लास को वापस शुरू किया गया था, तो अब आपका ही ये ध्येय बनता है कि इस क्लास को आप अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। तो आप सभी का एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप, हाँ जी, साक्षी शर्मा, सूरज पाठक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।